चलिए बच्चों, तो स्वागत करता हूं मैं हिमांशु सरस्वत आपका फिर से हमारे चैनल केमिस्ट्री कैल्कुलस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रकाश का अपवर्तन। लास्ट वीडियोज़ में हमने अभी तक पढ़ा है समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन, गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं अपना प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है और प्रकाश किरण की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण है, दो माध्यम है हमारे, एक माध्यम में वायु, दूसरा है कांच। तो यदि वह कांच से वायु में जा रही है, ठीक है, इधर मान लो ये जो माध्यम है वो है वायु और इधर जो माध्यम है वो क्या है, कांच। ठीक है, तो यदि वह कांच से या वायु से कांच में जा रही है तो होगा क्या कि मैंने क्या किया, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ वो है जो कांच और पानी को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, अलग अलग बांट रहा है। इस पर मैंने एक अभिलंब बना लिया 90 डिग्री के एंगल पर। अब एक प्रकाश की किरण आई ऐसे, ठीक है, प्रकाश की किरण आ गई ऐसे, इस पर आकर के पड़ी, उसे जाना कैसा चाहिए था। अब हमने जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो उसे कैसे जाना चाहिए था, ऐसे करके, सीधे करके, ऐसे करके निकलना चाहिए था। लेकिन होगा क्या कि ये थोड़ी सी अविलंब की ओर झुक जाएगी, अपने मार्ग से क्या हो गई, भटक गई, अपने मार्ग को क्या कर लिया, इसने चेंज कर लिया, तो ये आ गई इधर। ठीक है, और ये जो घटना हुई पूरी, ये क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दोबारा मैं समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल लेके। अब माध्यम है आपका, इधर है सघन और इधर है कांच, सघन और विरल बाद में बताऊंगा, और इधर है वायु, ये आपका अभिलंब। ठीक है, 90 के एंगल पर प्रकाश की किरण आई, जाना इसे चाहिए था सीधे, इसका मार्ग है ये वाला, लेकिन ये जाएगी कैसे, थोड़ा सा ऐसे इधर, मतलब कि अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब सुनो, ये जो किरण आई वो होगी आपतित किरण, जिस बिंदु पर आकर के गिरी वो होगा आपतन बिंदु। यहाँ पर लिख देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, आपतन बिंदु, ये आपकी आपतित किरण, ये आपतन बिंदु। जो किरण निकली बाद में अलग से वो कहलाती है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रेज कहते हैं इसे, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब और क्या रह गया, अवलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी, सबको पता है एंगल आई इधर आने वाला है, एंगल आर जो है वो यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, आपतन कोण तो ऐसे इधर आने वाला है, ये आपतित किरण है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये परावर्तित किरण है, और ये आपका आपतन बिंदु है। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। देखो क्या बोला उसने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, पहला माध्यम क्या है हमारा वायु, दूसरा माध्यम क्या है हमारा कांच, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, वायु में थी, वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है। भटकती कैसे है, या तो वह अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से दूर हट जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वह विरल से सघन माध्यम में जा रही है
या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, सघन का मतलब होता है जिसका घनत्व कम होता है वो विरल होता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो क्या होता है, वो सघन होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि वायु का घनत्व कांच से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वायु का कैसा माध्यम है यहाँ पर, विरल माध्यम है। ठीक है, और कांच कैसा माध्यम है, सघन। ठीक है, डेंस बोलते हैं इसे। अब कांच कैसा है यहाँ पर, सघन माध्यम, और वायु कैसी है हमारी, विरल माध्यम है। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। ये जो डॉट 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 या लंबवत जो हम एक काल्पनिक रेखा मानते हैं उसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक, जो हमारे इस सरफेस की या इस पृष्ठ की क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, यहां मैं हेडिंग लगा रहा हूं, अपवर्तन के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो सब ये दो नियम होते हैं मुख्य इसके। प्रथम नियम क्या है वो हम देखते हैं। प्रथम नियम, यदि आपको याद होगा, प्रथम नियम परावर्तन में क्या होता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता था हमारा परावर्तन का प्रथम नियम। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तन का प्रथम नियम। वो भी सेम है, क्या है, आपतित किरण कॉमा, अब वहां पर परावर्तित होती थी क्योंकि वहां पर परावर्तन होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री के एंगल पर जो होता है, पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है हमारा प्रथम नियम। ठीक है, जैसा परावर्तन पर था वो यहीं पर है, सेम है। आपतित किरण वहां पर परावर्तित थी, यहाँ पर अपवर्तित हो जाएगी केवल, बाकी सारा सेम रहेगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, सेकंड नियम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो बताऊंगा मैं बाद में। द्वितीय नियम क्या होता है जरा उसे हम समझते हैं। तो चलो फिर समझते हैं। देखो, द्वितीय नियम क्या होता है, किन्हीं भी द्वितीय नियम इसके अनुसार ऐसे लिखेंगे, या इस नियम के अनुसार ऐसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए, कोई भी दो माध्यम होंगे उनके लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। किन्हीं दो माध्यमों के लिए पहले, या किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, मतलब कि एंगल आई की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण एंगल आर, रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, नियतांक होता है। ठीक है, क्या बोला इसने, देखो ये हमारा कोई भी पृष्ठ है, इधर एक विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, प्रकाश की किरण आई अपवर्तित होकर के इसकी ओर झुक गई, ऐसे जाना था इसका, लेकिन इधर आ गई। यहाँ पर एंगल आई है, यहाँ पर एंगल आर है। ठीक, ये एंगल आर। चलिए, तो उसने क्या बोला है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों, ये दो माध्यम है, प्रकाश की किरण दो माध्यमों में होकर के जा रही है, तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किसी भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब है साइन आई। ठीक है, आपतन कोण आई, ज्या का मतलब साइन, तो साइन आई तथा
अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब कि साइन आर का अनुपात साइन आई अपॉन साइन आर। देखो इसने बोला है साइन आई आपतन कोण की ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब कि नियतांक होती है, नियत होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यहाँ हम इसे एक और बात कह सकते हैं कि इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये था हमारा सेकंड रूल। ठीक, नोट यहाँ पर एक और बार डाल लेना, जो पूछा जाता है ये था अपवर्तन का सेकंड नियम, लेकिन इस नियम को हम एक और नाम से जानते हैं, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में क्या बोलोगे, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियत आता है। ये होता है हमारा स्नेल का नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या था हमारा, प्रथम नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये था हमारा प्रथम नियम। दूसरा द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या आता है, नियतांक आता है। ठीक है, तो ये था। चलिए बच्चों, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपना अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, रिफ्रेक्सिव इंडेक्स इसे बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछे जाने वाली, लेकिन इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि किन्हीं भी दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, कोई भी दो माध्यम दिए हैं जिनका एक जोड़ा है, उनके लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, उनकी दिशा में कितना परिवर्तन हुआ या कितने परिवर्तन में उनके विस्तार हुआ, उसे हम अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक तथा इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ 1 and 2। ये 1 और 2 का मतलब है ये माध्यम है। ठीक है, क्या है ये, माध्यम, प्रथम माध्यम और सेकंड माध्यम। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, या लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, अब चला इसे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। अपवर्तनांक का सिंपल सा मीन्स होता है कि देखो, मैं 2 मिनट पहले आपको अपवर्तनांक का कारण अपवर्तन का कारण बताना भूल गया, वो बताता हूँ। अपवर्तन होने का कारण केवल यही है कि जो प्रकाश होता है उसकी वेग जो होता है उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन की वजह से अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं। यदि आप यहाँ से 10 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तय करते हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ समय बाद वहां पर पहुंच जाएंगे, 6 मिनट में आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अपनी स्पीड को कम किया। आगे आने वाले जो 10 किलोमीटर है उनके लिए क्या किया आपने, अपनी स्पीड को कम किया। तो क्या आपको उतना ही समय लगेगा जो यहाँ पर लग रहा था, नहीं ना, वो क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। यहाँ पर जो समय लग रहा था उससे ज्यादा समय बाद में लगने वाला है। तो सेम वही कि जब प्रकाश अपने वेग को चेंज करता है, अपने वेलोसिटी को बदलता है, तब उसके कोणों में, मतलब कि अभिलंब के साथ जो कोण होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, और वही परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसे लग रहा हूँ। अब मैंने लिखा 1 and 2, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, सापेक्ष है कि पहले माध्यम की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, इसे हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये है हमारा, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे। यदि मैं आपसे ये बोलूं W मतलब कि वाटर, G मतलब कि क्या, ग्लास, कांच, तो मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूं WNG। क्या लिख रहा हूं, WNG। तो यहाँ पर क्या है, कांच का अपवर्तनांक है पानी के सापेक्ष। क्या बोला मैंने, दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष। ऐसे ही कांच का अपवर्तनांक काय के सापेक्ष है, पानी के सापेक्ष। ठीक है, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या हो रहा है प्रकाश की किरण का, देखो प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, यह अविलंब है हमारा, वो क्या हो रही है विरल से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से कहाँ जा रही है सघन में, तो क्या हो जाएगा वो अविलंब की ओर क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाती है, ठीक है ऐसे करके ले लो, ये आपका अविलंब हो गया, तो क्या हो जाएगी वो अविलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी, रास्ता उसका ऐसे लेकिन आएगी वो ऐसे, तो अविलंब की ओर क्या होगी वो थोड़ा सा झुक गई, ठीक। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण, आपतन कोण कितना दिया है 45 डिग्री, आपतन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा अपवर्तन कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री होता है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, क्या बताना है हमें 1 and 2, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष, यही तो हमें बताना है। तो अभी हम जस्ट फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए, 1 and 2 is equal to n2 upon n1 is equal to sin I upon sin r। देखो मीन्स क्या, हम दो तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं प्रथम सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम के सापेक्ष, या तो हमें दोनों का अपवर्तनांक पता हो, n2 मतलब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक और n1 मतलब प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, या तो हमें दोनों का अपवर्तनांक पता हो या फिर हमें दोनों माध्यमों के बीच में आपतन तथा अपवर्तन कोण क्या बन रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या पता है, आपतन कोण पता है, कितना दिया है, देखो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिखो, ठीक है। आपतन कोण एंगल आई आपको कितना दिया है 45 डिग्री, अपवर्तन कोण कितना दिया है, एंगल आर कितना दिया है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है 1 and 2 फाइंड करना है आपको। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सबसे अच्छा तरीका पहले जो दिया है उसे लिखें, जो निकालना है उसे पहचानें तथा उसे निकालने के लिए किस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है उसे यहाँ पर लिखें, ठीक है। चलिए तो हमें बता पड़ गया कि हमें 1 and 2 निकालना है, हमें ये आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, क्या होने वाला है, ये आने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं 1 and 2 is equal to sin I अपॉन साइन आर, ये बात हम जानते हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ WKT, वी नो दैट साइन आई अपॉन साइन आर। तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आई की जगह 45, आर की जगह कितना 30, तो यहाँ पर आने वाला है साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 और साइन 30 कितनी होती है 1/2, ये इधर ये ऊपर, तो आने वाला है कितना, ये भी सब काट पीट देंगे तो कितना आने वाला है √2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये आ गया क्या हमारा 1 and 2, ठीक है। ये हमारा अपवर्तनांक की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1.414, √2 की वैल्यू 1.414, इसलिए अपवर्तनांक कितना आ गया हमारा 1.414, मतलब कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.414 है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर याद करने वाली या याद रखने वाली है कि अपवर्तनांक का, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आपको वैल्यू लिख नहीं दिया वो 1.414, ठीक है। तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये बात अपना माइंड में सेट कर दें, ठीक है। अपवर्तनांक को कोई मात्रक नहीं होता है, बस अपवर्तनांक को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, चलिए ऐसे ही आगे और हम समझाते हैं आपको कि अपवर्तनांक का संबंध कैसे कैसे प्रकाश की चाल के साथ में क्या होता है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इसे कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो हेडिंग आप लगाएंगे अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्सिव इंडेक्स एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात, मतलब कि वायु भी कह सकते हैं हम इसे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक ले रहे हैं, ठीक है, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल
यहाँ पर स्मॉल b लिख रहा हूँ मैं, और प्रकाश की चाल ये वाली कौन सी होती है, c होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। मतलब सिंपल सी एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का यदि हमें अपवर्तनांक निकालना होगा तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। वो अपवर्तनांक और चाल, प्रकाश की चाल में संबंध ये होता है कि हमें निर्वात में प्रकाश की चाल पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तथा यदि हमें उस माध्यम में भी प्रकाश की चाल दी है जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात, मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन, अनुपात आया है, ठीक है, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा, अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये होता है आपका फॉर्मूला या संबंध। ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू, अपवर्तनांक क्या होता है, n, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को c कहते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहेंगे, हम v कहेंगे। तो ये होता है आपका क्या, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर नोट करने वाली बात है कुछ। ठीक है, वो बातें क्या है वो अभी हम देखेंगे, जब तक आप इसे कॉपी करो। चलिए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट नोट है, उसे हम देखते हैं। वो नोट क्या है कि यदि माध्यम, कोई भी दो माध्यम है उनके लिए हम बात कर रहे हैं, यदि माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब कि दो अलग अलग माध्यम हमें दिए हैं। यहाँ पर अब की बात वायु नहीं दी है, यहाँ पर कोई भी दो अलग अलग माध्यम दिए हैं। ठीक है, कांच और जल हो सकता है और कुछ हो सकता है, के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा, देखो अपवर्तनांक होने वाला है 1n2 को हम लिखने वाले हैं v2, v2 का मतलब है, सॉरी v1 अपॉन v2। v1 का मतलब क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन v2 का मतलब क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला इसे निकालने का। तो चलिए फिर करते हैं एक क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा। सिंपल से बता रहा हूँ, यदि दो माध्यम कोई भी दिए हैं, उन्होंने प्रकाश की चाल दी है और माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, वो ये रहा हमारा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो जो हमारा दूसरा नोट होने वाला है वो ये होने वाला है कि वायु के सापेक्ष, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, अपवर्तनांक देखो मैं यहाँ पर लिख रहा था माध्यम 1 माध्यम 2, तो आपको क्लियरली एक बात बता दूं, माध्यम 1 हमेशा विरल माध्यम होता है, माध्यम 2 हमेशा सघन माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम 1 होगा विरल माध्यम, माध्यम 2 होगा सघन माध्यम। ठीक, तो चलिए ये जो होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, इसे हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर एक और आता है कांच के सापेक्ष, उल्टा भी पूछ लेता है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हो जाएगा जी एन ए, जो होता है यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएंगे, अपवर्तन कोण ऊपर आ जाएगा, अपवर्तन कोण की जगह, और आपतन कोण की जगह कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो साइन आर अपॉन साइन आई, ये होता है
कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब एक और होता है फॉर्मूला कि ए एन जी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/GNA, मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 1/ कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का, वायु के अपवर्तनांक का क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये इसके लिए था। तो ये थे हमारे दो इंपोर्टेंट नोट्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। चलिए बच्चों, तो ये हमें एग्जांपल, पहला एग्जांपल है हमारा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये रहा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना, ये मैंने ऐसे लिख लिया दोनों फॉर्मूले के फॉर्म में। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, 1/3, जल का है 1/3, कांच का है 1/2। तब वो पूछ रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष क्या होगा, काय का, जल का कांच के सापेक्ष, मतलब WN। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, GNW। तो क्या करेंगे हम, जिसका अपवर्तनांक पूछ रहा है उसे का लिखेंगे हम ऊपर N2/N1, याद है सबको, N2/N1, 1 N2 पूछता था। तो यहाँ क्या आने वाला है ANW, मतलब जिसका अपवर्तनांक पूछा है उसका वायु के सापेक्ष आएगा ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछा है उसका क्या आएगा नीचे। सिंपल सी बात। ANW कितना है 1/3, ये कितना है 1/2, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया आपका कितना 2/3। ठीक है, ये आगे इसका आंसर, या इसे और यदि सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आने वाला है 0.66। ठीक है, तो ये था हमारा, देखो कांच वायु के सापेक्ष दो माध्यमों का अपवर्तनांक दिया था तथा उन दोनों में ही आपस में सापेक्ष करके पूछा था। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2। अब पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का, या जल का कांच के सापेक्ष, दोनों बात एक ही है। तो वो हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे और इसमें सिर्फ हमें क्या करना था, फिर वैल्यूज पुट करनी थी। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया 2/3। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल बताइए, V पूछी है, V। ठीक है, मतलब कि V इन वाटर पूछा है हमसे। हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, N इज इक्वल टू, अपवर्तनांक इज इक्वल टू C/V। क्या होता है, N इज इक्वल टू C/V, या हम ऐसे लिख सकते हैं ANW इज इक्वल टू C/V इन W। ये हमसे पूछी है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, तो इसको क्या करें, इधर ले जाए। तो V of W इज इक्वल टू से ANW। C कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना दिया है 2 से कितनी बार कटा है 1.5 टाइम। ठीक है, तो ऐसे करके इसका आंसर आया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्या, दोनों प्रकार की न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।